चैप्टर 58। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अन्ना के सामने सीधा खड़ा हो गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, तुमने कभी नहीं किया और मैंने भी नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखने के लिए सिर उठाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में वो मासूम सी चमक झलक गई जो एक छोटे बच्चे में होती है। अन्ना ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और दवाइयां निकालते हुए बोली, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। बचपन की यादों में अन्ना और आरव बहुत करीब हुआ करते थे। जब भी आरव कोई गलती करता, अन्ना हमेशा उसकी ढाल बन जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, घर के माहौल ने दोनों के बीच दीवारें खड़ी कर दीं। अन्ना औरों से अलग थलग पड़ती चली गई और अक्सर उसने वसुंधरा और रोहिणी को आरव को डराते हुए देखा, फिर भी वो चुप रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अन्ना को परवाह नहीं थी। वो डर और झिझक से पीछे हटती रही, जिससे उनके रिश्ते में दूरी आ गई। दूसरी तरफ आरव भी अब बगावती दौर में था। अन्ना की चुप्पी उसे चुभने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर दीदी को परवाह नहीं, तो वो भी क्यों करे। शायद इसलिए अब वो उसका सम्मान भी नहीं करता था। फिर भी अन्ना की बातों ने आज उसे चौंका दिया। अब से बिना सोचे कोई कदम मत उठाना। चाहे कुछ भी हो, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की हिफाजत कर सकती हूं। समझे? अन्ना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज की सच्चाई और गंभीरता ने आरव के दिल को छू लिया। अन्ना ने रुई पर मरहम लगाया और धीरे धीरे उसके सूजे हुए गाल पर लगाना शुरू किया। आउच! आरव ने कराहते हुए मुंह बनाया। सहन करो, अन्ना ने सख्ती से कहा। आरव ने दांत भींच लिए, लेकिन उसका चेहरा ज्यादा ही नाटकीय बन गया। सॉरी, अनु, उसने हल्के से कहा, नाक बंद जैसी आवाज में। अन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ की हरकतें थोड़ी और नर्म हो गईं, जिससे आरव को कुछ राहत महसूस हुई। जब मरहम लगाना खत्म हुआ, तो उसने हाथ झाड़े और कहा, अब जा सकते हो अपने कमरे में। लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा, चारों ओर देखने लगा। अनु, क्या तुमने अपना कमरा जिम बना दिया है? कमरा अब एक आम लड़की का बेडरूम नहीं, बल्कि एकदम मिलिट्री स्टाइल बैरक जैसा लग रहा था। बिस्तर एकदम परफेक्ट मोड में था, चीजें एकदम सुव्यवस्थित, और फालतू सामान का नामो निशान नहीं। सिर्फ जरूरी सामान और वर्कआउट इक्विपमेंट ही थे। ये सब काफी बेसिक हैं, अन्ना ने सोचा। अगर मुझे अपनी ताकत और पावर को और बढ़ाना है, तो मुझे जल्द ही ये घर छोड़ना होगा। आरव के चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया। अनु, कल की फैमिली डिनर के लिए तुमने कपड़े तैयार कर लिए हैं? अन्ना इस बात को भूल ही गई थी जब तक उसने ये नहीं पूछा। कपड़े तैयार करने का क्या मतलब? ये तो सिर्फ एक रात का खाना है। इसमें सजने संवरने की क्या जरूरत? आरव ने नाक खुजाते हुए अजीब सा चेहरा बनाया। दरअसल वो ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने माम बेटी वसुंधरा और रोहिणी को कपड़े सिलेक्ट करते देखा था और चिढ़ गया था। अनु, तुम्हें माँ याद है? आरव ने अचानक पूछा। अन्ना ने उसकी तरफ देखा, भौहें थोड़ी सिकोड़ी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक दिन जब तुम घर पर नहीं थी, मैं बात से निकला और वसुंधरा आंटी के कमरे के पास से निकला। दरवाजा पूरा बंद नहीं था और मैंने सुना वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने जो सुना उसमें एक नाम था, माँ का नाम, शैलजा। ये नाम अन्ना के दिल में भी एक हलचल पैदा करने के लिए काफी था। वसुंधरा ने कभी भी इतने सालों में शैलजा का नाम नहीं लिया था। अचानक एक फोन कॉल में उस नाम का आना अन्ना को शक में डाल गया। अन्ना और आरव की मां शैलजा की यादें बस कुछ तस्वीरों तक ही सीमित थी। शैलजा का एक्सीडेंट आरव के पैदा होने के 2 महीने बाद हुआ था
और वसुंधरा उसी के 3 महीने बाद इस घर में आई थी। अन्ना ने दरवाजे की ओर देखा और उसके होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई। लग रहा था मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मैं इसकी तह तक जाऊंगी, अन्ना ने कहा। लेकिन अभी से इस बारे में किसी से बात मत करना। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया। अब क्या तुम अपने कमरे में जा सकते हो? अन्ना की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। साफ था वो अब और बात नहीं करना चाहती। चैप्टर 59। आरव ने अनिच्छा से अपने पैर खींचे। वो थोड़ी देर और बात करना चाहता था। ठीक है, अब मैं अपने रूम में चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद हम साथ में कुछ गेम्स खेलेंगे। पक्का तय हो गया, ये कहकर वो मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। अन्ना ने थोड़ा चौंक कर दरवाजा बंद किया। इस टाइमलाइन में बच्चे या तो बहुत अलग थलग रहते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा चिपके रहते हैं। उसे समझ नहीं आया। क्या इसी को घमंड कहते हैं? सिर हिलाते हुए अन्ना अपनी डेस्क पर वापस आ गई और काम में जुट गई। वो अपना एन्क्रिप्शन सिस्टम तैयार करने ही वाली थी, बस एक आखिरी फायरवॉल बाकी था। जहां तक गेम्स का सवाल था वो बाद में सोचेगी जब काम खत्म हो जाएगा। मिलिट्री डिपार्टमेंट में अनिकेत बार बार शूटिंग रेंज की वो फुटेज देख रहा था जिसमें अन्ना दिखाई दे रही थी। वो तो एक जन्मजात शूटर है, उसने आखिरकार कहा। और ऊपर से अन्ना एक प्रतिष्ठित मिलिट्री फैमिली से थी जिसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल क्लीन थी। वो जैसे एक टैलेंट का खजाना थी जो सीधे उसके दरवाजे पर आया हो। अभी अनिकेत को लग रहा था जैसे उसे कोई छुपा हुआ हीरा मिल गया हो। वो अपना एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसने अन्ना की प्रोफाइल अपने जूनियर को भेज दी। थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व करो। उसके सारे रिकॉर्ड्स को डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट में बदल दो। यस, कमांडर। अनिकेत का अगला टारगेट था एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के लिए टीम को जल्दी से जल्दी तैयार करना। हालांकि उसने पहले ही आर्मी से कई टैलेंटेड यंगस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग था। अनुभवी सोल्जर्स के पास एक्सपीरियंस था, लेकिन लंबे समय की सर्विस ने कुछ जरूरी क्वालिटीज को खत्म कर दिया था जो अनिकेत ढूंढ रहा था। उसे चाहिए थे नए लोग, ऐसे लोग जो उसे सरप्राइज कर सकें। रायगढ़ सिटी की एक आलीशान कोठी में कल्याणी ने कॉल खत्म की और पास बैठे आदमी को हल्का सा धक्का दिया। बॉस, करण ने बताया कि हमारा बेटा कल रात एक पार्टी में जा रहा है। बॉस कहे जाने वाले आदमी की शक्ल सूरत आर्यन जैसी थी, लेकिन उसके अंदर एक परिपक्वता और ठहराव था जो उसे स्पेशल बनाता था। उसने अपनी लंबी बाह कल्याणी के चारों ओर डाल दी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पोजीशन के हिसाब से इस तरह की पार्टियों में जाना तो नॉर्मल है ना? कल्याणी ने उसकी बाह से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और फिर गंभीरता से बोली, नॉर्मल नहीं है। तुम्हें पता भी है वो क्यों जा रहा है? विक्रम ने हंसी में पूछा। क्यों? कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा बेटा अपनी होने वाली वाइफ का पीछा कर रहा है। विक्रम थोड़ी देर चुप रह गया, अपने सीरियस बेटे की इमेज मन में बनाते हुए कि वो किसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। ये सोच ही अजीब थी। मैंने करण से डिटेल्स ले ली हैं। लड़की 16 साल की है और एक बड़े मिलिट्री परिवार से है। विक्रम ने गुस्से में भौहें सिकोड़ ली। वो लड़का एक नाबालिग के पीछे पड़ा है। उसे घर आने दो, फिर बताता हूँ उसे। मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं कल खुद जाकर देखूंगी, कल्याणी ने जोर से कहा। विक्रम ने उसे एक तीखी नजर से देखा। ठीक है, लेकिन फिर जब वो तुम्हें सीधे मुंह जवाब दे और हार कर तुम वापस आओ तो शिकायत मत करना। तुम बाप बेटे एक जैसे हो, कल्याणी ने बड़बड़ाते हुए कहा। यार्डली मिशन पर वसुंधरा और रोहिणी ने जब थोड़ी देर अरविंद को समझाया, तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। अपने रूम में
अरविंद ने जल्दी से वसुंधरा के कपड़े उतार दिए और खुद की यूनिफॉर्म जमीन पर फेंक दी और फिर उसके ऊपर झुक गया। सोल्जर होना अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लाता है। मिशन पर रहो तो ठीक है, लेकिन बेस के अंदर सख्त मिलिट्री रूल्स में रहना, खासकर इंटीमेसी के मामले में, किसी सजा से कम नहीं लगता। बाहर औरतें थीं, लेकिन वो सिर्फ उसकी इच्छाओं की पूर्ति का जरिया थी। असल में जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था वो थी वसुंधरा, भले ही वो उसकी रखैल रह चुकी थी। अरविंद, वसुंधरा ने अपने छोटे हाथों से उसकी चौड़ी छाती को सहलाया। क्या हुआ? वसुंधरा ने हल्के से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अरविंद, क्या सच में यार्डली मेशन की विरासत अन्ना को ही मिलने वाली है? ये सुनते ही अरविंद के चेहरे का रंग उतर गया। ये सब उस बूढ़े आदमी के ऊपर है, मेरा इसमें कुछ नहीं चलता। लेकिन अरविंद, अब अन्ना को देखो, वो ना तुम्हारा सम्मान करती है, ना तुम्हारी सुनती है। हमारे और रोहिणी के साथ उसका व्यवहार भी बुरा है। अगर उसे विरासत मिल गई तो हमारा क्या होगा? अगर उसने हमें निकाल बाहर कर दिया तो? मैं बहुत डरती हूँ कि वो तुमसे रिश्ता भी तोड़ देगी और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? वसुंधरा की आंखों में डर झलक रहा था। वो हिम्मत नहीं करेगी। अरविंद का गुस्सा फट पड़ा। वसुंधरा ने जल्दी से उसे शांत किया, लेकिन धीरे से बोली, फिर भी अब अन्ना के पंख निकल आए हैं। उसका रवैया देखो। कौन जानता है कल क्या करेगी? अगर ऐसा हुआ तो रोहिणी और मुझे तो जरूर निकाल दिया जाएगा। और तुम, अरविंद, तुम भी उसके नीचे दबे रह जाओगे। तुम यार्डली हाउस के असली वारिस हो, तो तुम्हारे पिता को उसे ही क्यों सब कुछ देना चाहिए? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? चैप्टर 60। अरविंद की आंखें बर्फ जैसी ठंडी और धारदार हो गईं। वो अचानक चिल्लाया, बस बहुत हुआ। वसुंधरा ने तुरंत अपनी सिसकियां दबा लीं। तुम ठीक कह रही हो। अन्ना का स्वभाव ही बगावती है। हमें किसी भी तरह उससे यार्डली खानदान की विरासत वापस लेनी ही होगी। आज उसकी आंखों में जो नजरिया अरविंद ने देखा, उससे उसे साफ समझ आ गया था कि अब अन्ना कभी भी चुपचाप आज्ञा नहीं मानेगी। वसुंधरा का मन डर और चिंता से भर गया था। अगर अन्ना को वयस्क होते ही यार्डली परिवार की संपत्ति मिल गई तो वसुंधरा के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरविंद किसी भी हाल में ये नहीं होने देना चाहता था। अगली सुबह अन्ना बहुत जल्दी उठ गई। बिस्तर छोड़ते ही उसने अपने पैरों में 10 किलो के सैंडबैग बांधे और दौड़ने निकल गई। जब वह वापस लौटी तो आरव अभी अभी बिस्तर से घिसटते हुए बाहर निकला ही था। अन्ना को पहले से नहाता देख आरव को लगा जैसे उसने सुबह का काफी वक्त बर्बाद कर दिया। वह खुद से ये सवाल किए बिना नहीं रह सका, क्या उसे भी अन्ना जैसी डिसिप्लिन अपनानी चाहिए? अपने कमरे में लौटकर अन्ना ने लैपटॉप खोला और हल्की मुस्कान के साथ लुकास को वो प्रोग्राम भेज दिया जो उसने खुद लिखा था। अब आगे सब लुकास पर निर्भर था। अपनी गर्दन स्ट्रेच करते हुए अन्ना ने हड्डियों की चटकने की आवाज सुनी और संतोष से मुस्कुरा उठी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सोनू, क्या तुम 2 दिन बाद होने वाला बॉक्सिंग मैच देखने आ रही हो? यह सोनू का टेक्स्ट था। अन्ना, जरूर। जिस दिन से अन्ना ने सिचुएशन में दखल दिया था, सोनू और बाकी लोगों का रवैया उसके लिए पूरी तरह बदल चुका था। एक अजीब सी तेजी से वे अब दोस्त जैसे बन गए थे। उनके रिश्ते में आए बदलाव का असर पूरी क्लास एफ की डायनामिक्स पर पड़ा था। सिर्फ एक हफ्ते में अन्ना एक ऐसा चेहरा बन चुकी थी जिसे सब नोटिस करने लगे थे। अचानक ही अन्ना की फुर्तीली समझ ने काम करना शुरू कर दिया। बिना सोचे उसने तेजी से पीछे घूमकर एक हाई किक मारी। आरव, जो बस मजाक में उसे डराने आया था, बाल बाल बचा। ओए अनु, तुम्हारी किक इतनी तेज क्यों है? उसने सिर थामते हुए दर्द में पूछा। अन्ना ने पैर वापस खींच लिया और गुस्से से भौहें सिकोड़ ली।
ऐसी हरकत दोबारा मत करना। अगली बार मैं सीधे हमला समझूंगी। उसकी सेंस इतनी तेज हो चुकी थी कि अब दिमाग से पहले शरीर रिएक्ट करने लगा था। आरव ने शर्म से सिर हिलाया। ठीक है। उसकी नजर अन्ना के पैरों पर गई। उसे घूरते देख अन्ना ने अपनी ढीली पैंट ऊपर खींच दी। सैंडबैग? उसने पैंट वापस नीचे की और कमरे के कोने में गई, फिर आरव की तरफ कुछ सैंडबैग फेंके। इन्हें बांध लो और डटे रहो। चूंकि अब आरव उसके सबसे करीब था, उसे ट्रेंड करना जरूरी था। नए लोगों को ढूंढने से अच्छा है अपने आसपास के लोगों से शुरुआत करना। आरव उत्साहित था। कितना वजन है इनका? 2 किलो। और तुम्हारे वाले? 10 किलो। आरव थोड़ी देर के लिए मायूस हुआ, लेकिन फिर उसने सैंडबैग बांध लिए। कल रात की लड़ाई के बाद यार्डली मिशन में अब भी टेंशन बना हुआ था। यहाँ तक कि शांता और शेरी भी पूरे दिन धीमे बोल रही थी। शेरी अन्ना का खाना उसके कमरे में ही लाकर देने लगी थी। जब उसने देखा कि आरव भी वहीं है, तो उसका खाना भी साथ ले आई। अब लोग ग्रुप्स में खाना खा रहे थे, जिससे स्टाफ थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। लेकिन अरविंद को इसकी परवाह नहीं थी। नजरों से दूर, दिल से दूर। रोहिणी और वसुंधरा ने, जाहिर है, कुछ नहीं कहा। टेबल पर कम हंगामा उनके लिए सुकून की बात थी। मैडम अन्ना, मिस्टर आरव ने पूछा है कि क्या आपने कपड़े बदल लिए हैं? मिस्टर यार्डल और मिस यार्डली रोहिणी के साथ निकलने के लिए तैयार हैं। शेरी ने दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर कहा। अन्ना अपनी पावर का अभ्यास कर रही थी। वह एक टेबल को हवा में उठा रही थी। शेरी की आवाज सुनते ही उसने हाथ नीचे किया और टेबल धीरे से जमीन पर आ गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसकी अलौकिक ताकत अब उसके शरीर की हालत के साथ साथ धीरे धीरे और भी बेहतर होती जा रही थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा देर तक चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। मैडम अन्ना, मुझे पता है, मैं थोड़ी देर में नीचे आ रही हूँ, अन्ना ने जवाब दिया। ठीक है मैडम, कहकर शेरी चली गई। अन्ना अलमारी की तरफ मुड़ी। वो कुछ सिंपल पहनना चाहती थी, लेकिन वहां ज्यादातर फैंसी ड्रेसें ही थी। उसे ड्रेस पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, ना तो वो कंफर्टेबल थी, ना ही प्रैक्टिकल। मैरीग्लैड जैसी जगहों पर कोई भी अपनी स्किन को बिना प्रोटेक्शन के खुला नहीं छोड़ता। वहां कभी भी कोई वायरस या अजीब जीव स्किन पर असर कर सकता है। कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा वही पहन लूंगी। उसने जल्दी से एक आउटफिट उठाया और पहन लिया। अनु अब तक बाहर क्यों नहीं आई? गुलाबी गाउन में सजीद रोहिणी बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। सबसे बड़ी बेटी की यही खासियत होती है, सबको इंतजार करवाती है, वसुंधरा ने तंज कसते हुए कहा। चैप्टर 61। अरविंद के चेहरे पर मायूसी छा गई। कार में बैठो। हम अब उसका इंतजार नहीं कर रहे। क्या उसे सच में लगता है कि वही इस फैमिली की सबसे जरूरी इंसान है? रोहिणी ने फौरन कहा। पापा, प्लीज अन्ना के लिए थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ठीक है, वह अपनी ध्यान से बनाई हुई प्लानिंग को फेल नहीं होने देना चाहती थी। आरव ने शांत अंदाज में कहा। पापा, आप चलिए, मैं उसका वेट कर लूंगा। वसुंधरा ने सिर हिलाया। ओके, ये सही रहेगा। हम पहले चलते हैं। अगर लेट हो गए तो लोग क्या बातें बनाएंगे कौन जानता है। उसने रोहिणी को कार की तरफ धकेला। अरविंद ने हल्के से सिर हिलाया और फिर तीनों कार में बैठकर रवाना हो गए। क्या वे लोग निकल चुके हैं? अरविंद की कार ओझल होते ही अन्ना बाहर निकल आई। आरव सिल्वर कलर का स्टाइलिश सूट पहने हुए अपने लंबे फिट बॉडी के साथ बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा था। लेकिन अन्ना को देखते ही उसका शांत और कंट्रोल्ड मूड अचानक बदल गया। तुम ये अकादमी की यूनिफॉर्म पहने हुए हो? असल में अन्ना ने अकादमी की मेल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, एक कुरकुरी सफेद शर्ट, वेस्टकोट
टाई और टेलर फिट पैंट्स। अपनी नाजुक शक्ल और थोड़े दूरी भरे एक्सप्रेशन के साथ वह किसी ड्रामा सीरीज की हीरोइन जैसी लग रही थी। मेरे पास पहनने को कुछ और था ही नहीं, अन्ना ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी बेबसी झलक रही थी। आरव उसे एकटक देखता रहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकता था। मैं ड्रेस नहीं पहनती, उसने साफ साफ कहा। यह उसकी पुरानी आदत थी जिसे वो अब भी नहीं छोड़ पाई थी, इवन जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ओके, आरव को अच्छी तरह याद था कि अन्ना पहले ड्रेस पहनती थी। क्या जो कुछ उसने झेला, उसने उसकी पसंद और पर्सनैलिटी दोनों बदल दिए? चलो, अब चलते हैं। अन्ना निकलने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसने आरव की शक भरी नजर देखी तो रुक गई। उसने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कहा, मैंने टॉमबॉय स्टाइल अपना लिया है। यह ट्रेंडी है। समझे? आरव ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया, समझ गया। सारगन होटल एक हाई क्लास वेन्यू था, जिसे रायगढ़ के रॉयल फैमिलीज में गिना जाता था। हर साल यहाँ ग्रैंड डिनर होता था, जिसमें हाई सोसाइटी के लोग शामिल होते थे। यहाँ वही लोग इनवाइट होते थे जो शहर के पावरफुल और रसूखदार तबके से ताल्लुक रखते थे। ये फंक्शन असल में सेलिब्रेशन कम और नेटवर्किंग ज्यादा होते थे, जहाँ फैमिलीज और बिजनेस हाउसेज अपने रिश्ते मजबूत करने आते थे। कह सकते हैं कि ऊंचे तबके में रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। इस इवेंट में पॉलिटिक्स, आर्मी और बिजनेस की बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। इसीलिए इसे ईयर की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था। हॉलरूम चमकते ग्लासों की आवाज और गजब की ड्रेसेस में सजे मेहमानों से भरा हुआ था। मेल गेस्ट्स ने क्लासी सूट पहने हुए थे और फीमेल गेस्ट्स खूबसूरत इवनिंग गाउन में नजर आ रही थी। जब अरविंद, रोहिणी और वसुंधरा के साथ पहुंचे तो एक ग्रुप ने उन्हें देखकर अपने गिलास उठा लिए। मिस्टर यार्डली, मिस यार्डली, बहुत समय बाद मिल रही हैं। आप तो और भी ज्यादा ग्लो कर रही हैं। सच कहें तो मिसेज यार्डली, आपकी यूथफुल चमक कमाल है। पहली नजर में तो लगा कि आप और रोहिणी दोनों बहनें हैं। वसुंधरा के चेहरे पर एक खास सी मुस्कान चमक आ गई और वह दूसरे गेस्ट्स के साथ चहकते हुए बातें करने लगी। रोहिणी भी बगल में खड़ी रहकर तारीफों की बौछार में भीगती रही। भले ही सब बातें फॉर्मल थी, लेकिन उसने अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस की। रोहिणी। राघव हाथ में वाइन का ग्लास लिए पास आया। उसका लाइट ब्लू सूट और पीछे बांधे बाल उसे पहले से ज्यादा हैंडसम बना रहे थे। रोहिणी ने प्यार भरी स्माइल दी। राघव। उसी वक्त सिंघानिया फैमिली के लोग भी वहां पहुंच गए। हालांकि यार्डली और सिंघानिया फैमिली अब पहले जैसी क्लोज नहीं थी, लेकिन दिखावे की बातचीत जरूरी थी, खास तौर पर जब दोनों फैमिली भविष्य में रिश्तेदार बनने वाली थी। दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, लेकिन राघव की नजरें सिर्फ रोहिणी पर ही टिकी रहीं। हालांकि रोहिणी ने तय किया था कि पब्लिक के सामने वो राघव को इग्नोर करेगी, लेकिन आज वो कुछ अलग ही लग रही थी, इतनी अट्रैक्टिव कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। कमरे में चारों तरफ देखते हुए उसे समझ आया कि वहां राघव जैसा शायद ही कोई और लड़का था। उसने अपनी मुस्कान में नरमी लाई और राघव को अपने ऊपर फिदा होने दिया, दूसरी लड़कियों की जलन भरी निगाहों का मजा लेते हुए। राघव के लिए रोहिणी उसकी परियों जैसी प्रिंसेस थी। आज रात पिंक गाउन में वो यंग इनोसेंस और ब्यूटी का ऐसा कॉम्बिनेशन लग रही थी जो उसे पूरी तरह दीवाना बना चुका था। इसके उलट अन्ना उसे बस एक नेगेटिव किरदार जैसी लगती थी, हर ड्रामे में वो बहन जो लीड कैरेक्टर की खुशी में रोड़ा बनती है। राघव को लगता था कि वो और रोहिणी एक परफेक्ट कपल हैं, और अन्ना के लिए उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालांकि रोहिणी अभी सिर्फ 15 की थी, लेकिन उसमें जो मैच्योरिटी और अट्रैक्शन था, उसने कई लड़कों को अपनी ओर खींचा था, और राघव भी उनमें से एक था। अगर अन्ना बीच में न होती तो रोहिणी उसकी मंगेतर होती, उसकी ड्रीम गर्ल। और आज की रात
उसने तय कर लिया था कि अन्ना को मजबूर करेगा कि वह सगाई खुद तोड़ दे। जब राघव और रोहिणी हंसते बोलते दिखाई दिए तो दोनों फैमिलीज के लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लगता है राघव और रोहिणी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। सच में ये दोनों तो परफेक्ट जोड़ी लगते हैं, राघव की माँ हिना ने कहा, जो अपने बेटे के दिल की बात अच्छी तरह जानती थी और जानबूझकर माहौल बनाती जा रही थी। चैप्टर 62। वसुंधरा जोर से हंसी। बिल्कुल, ये दोनों तो बचपन से ही बहुत क्लोज थे। अगर पापा अन्ना पर ज्यादा दबाव न डालते तो शायद ये छोटी सी जोड़ी वाकई साथ रह जाती। और वसुंधरा की इन बातों ने दोनों लड़कों को एक गहरी चुप्पी में डाल दिया। वैसे तो ये सब बातें जुबान पर लाना जरूरी नहीं था, लेकिन सिंघानिया परिवार वाकई में अन्ना को थोड़ा कमतर समझता था। क्योंकि राघव और अन्ना एक ही स्कूल में पढ़े थे, इसलिए उन्होंने उसके बर्ताव के बारे में हर छोटी बड़ी बात सुन रखी थी। और हाल ही में अन्ना की प्योरिटी को लेकर कुछ अफवाहें भी फैल गई थी। लेकिन यार्डली सिंघानिया के रिश्ते में प्यार से ज्यादा फायदे की बात थी। अन्ना को यार्डली खानदान की विरासत में बड़ा हिस्सा मिलना था। इसीलिए रामपाल सिंघानिया अपने बेटे की शादी टूटने के फैसले से खुश नहीं थे। उसी समय सारगम हॉल में मौजूद कई लोगों की निगाहें दरवाजे की तरफ मुड़ी, जहां दो खूबसूरत नौजवान दिखाई दिए। इन दोनों ने लोगों का ध्यान दो वजहों से खींचा। पहला, उनका लुक बेहद शानदार था। पूरे कमरे में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कपल वही लग रहे थे। दूसरा, उनमें से एक ने पोलारिस अकादमी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वहां मौजूद कई मेहमानों के बच्चे भी पोलारिस में पढ़ते थे, इसलिए सबने तुरंत उस ड्रेस को पहचान लिया। हालांकि ऐसे हाई क्लास इवेंट में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना थोड़ा अजीब माना जाता था, लेकिन लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, ये लड़का है कौन? यार्डली परिवार की नजर भी उन पर पड़ी। अरविंद का चेहरा तमतमा गया। ये लड़की तो हर जगह तमाशा करता है और अब यहाँ भी आ पहुंचा। रोहिणी ने धीरे से कहा, पता नहीं अन्ना के दिमाग में क्या चल रहा है। इस तरह के फॉर्मल इवेंट में स्कूल ड्रेस। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ये तो वही बात हो गई जब लुक्स ना हो तो अटेंशन पाने के लिए ड्रामा करना पड़ता है, वसुंधरा ने बिना किसी संकोच के कहा। ये सुनकर सिंघानिया परिवार के लोगों ने भी अन्ना की तरफ गौर से देखा। बदसूरत? बिल्कुल नहीं। वो लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। और करीब से देखने पर क्या ये वही अन्ना नहीं थी, यार्डली खानदान की बड़ी बेटी जो आरव के साथ खड़ी थी? अन्ना, वो देखो, आरव ने थोड़ी से इशारा किया। अन्ना ने उस दिशा में देखा और उसकी नज़र सीधे अरविंद की कड़ी निगाहों से जा टकराई। मुझे बवाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अन्ना ने शांत स्वर में कहा और उसकी तीखी नज़रों की परवाह किए बिना मुड़ी और दूसरी ओर चल दी। आरव तुरंत उसके पीछे हो लिया। कहाँ जा रही हो? कुछ खाने, अन्ना ने टेबल की ओर जाते हुए छोटा सा जवाब दिया, जहां फलों और पौष्टिक खानों की टेबल सजी हुई थी। उसी वक्त कमरे के दूसरे कोने से लड़कों के एक ग्रुप ने आरव को बुलाया। अन्ना, मैं अभी आता हूँ, उसने कहा। हम्मा, अन्ना ने सिर हिलाया और खाने की चीजें देखने लगी। इस तरह के भोज उसके लिए एक लग्जरी की तरह थे। जिस दुनिया में वह पली बड़ी थी, वहां ऐसा अनुभव नहीं था। उसके लिए तो ये सब बस खाना ही था और खाना बर्बाद करना उसके लिए गुनाह जैसा था। इसी बीच नकुल ने घबराकर बोला, मिसेस सिंह, अगर आपकी पहचान खुल गई तो मेरी खैर नहीं। मेहमानों की तरह सजी हुई कल्याणी ने गहरी सांस ली। क्या हो जाएगा? इतना घबराओ मत। आर्यन के अच्छे दोस्त हो, क्या तुम नहीं चाहते कि हम शो का मजा लें? नकुल ने अजीब सी मुस्कान दी और अपनी नाक खुजाई। जरूर, मजा तो वो भी लेना चाहता था, लेकिन अगर आर्यन को पता चला कि उसने अपनी माँ को इस झमेले में डाला तो उसकी शामत आ जाएगी। मुझे पता है कि तुम उसके लेवल के नहीं हो।
सच कहूं तो अगर कबीर मिशन पर न होता तो मैं कबीर से मदद मांगती, लेकिन अभी बस तुम ही थे, कल्याणी ने थोड़ा ड्रामे के साथ कहा। नकुल कुछ नहीं बोला। उसे नहीं पता था कि वो बस एक बैकअप ऑप्शन था। अब बहुत हो गया, मेरी बहू को ढूंढो, कल्याणी ने अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए कहा। नकुल के चेहरे पर तनाव आ गया। सगाई भी नहीं हुई थी और वो पहले से ही अन्ना को बहू कह रही थी। उसने गहरी सांस ली और भीड़ में देखने लगा। उसकी धुंधली यादों में अन्ना के लंबे काले बाल थे, रेशमी सीधे और बेहद आकर्षक। लेकिन उसने उसे बस एक पुराने निगरानी वीडियो में देखा था जहां रोशनी भी कम थी। उधर कल्याणी आराम से मूंगफली खा रही थी और अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। बिना किसी को डिस्टर्ब किए अन्ना खाने के पास खड़ी खा रही थी। उसका खाने का स्टाइल बेहद सलीकेदार था, एकदम साफ और ग्रेसफुल। बाकी लोगों के बनावटी तरीके और ओवर एक्टिंग के बीच उसकी हरकतें बिल्कुल रियल और सुकून भरी लग रही थी। हालांकि वो नॉर्मल स्पीड से खा रही थी, लेकिन उसे देखना खुद में ही एक आकर्षण था। उसके आसपास कुछ लड़कियां इकट्ठी हो गईं, जो उसे बड़ी अटेंशन से देख रही थी। खूबसूरत, एक आवाज आई। अन्ना ने नजर उठाई। सामने एक लड़की खड़ी थी, जो अपनी ठोड़ी ऊपर किए उसे गौर से देख रही थी। हम्मा? अमृता की बड़ी बड़ी आंखों में जोश था। ये सच में तुम ही हो? मैं डर गई थी कि कहीं किसी और को न समझ लूं। अमृता के इस जोश के उलट अन्ना का चेहरा शांत और थोड़ा उदास था। क्या ये वही लड़की नहीं थी जिससे वो कल शॉपिंग करते हुए टकराई थी, वही जिसने फेस कवर कैप पहन रखी थी? चैप्टर 63। लड़की का चेहरा देखते ही अन्ना को लगा वो मुश्किल से 14 या 15 साल की रही होगी। उसकी याददाश्त में ऐसे चेहरों को बेबी फेस कहा जाता था। और आज तो उसने अपने बालों को चोटी में बांध रखा था, जिससे वो और भी छोटी दिख रही थी। अमृता ने अन्ना के सामने रखे खाने की प्लेट पर नजर डाली, फिर फल का एक टुकड़ा उठाया और आराम से चबाने लगी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगी। मेरा नाम अमृता है। तुम्हारा क्या है? कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया। अन्ना की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके अंगूठे के पास और उंगली के पोरों पर कुछ मोटे निशान थे। बाकी स्किन के मुकाबले उसकी हथेली कुछ अलग सी थी, ज्यादा खुरदरी। एक पल को अन्ना का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, अन्ना यार्डली। अन्ना यार्डली। अमृता की आंखों में हल्की चमक आ गई। वाह, ये नाम तो बहुत कमाल का है। एकदम तुम पर सूट करता है। ये सुनकर अन्ना थोड़ी चौंक गई। सच में? अगर उसकी याददाश्त सही है तो ये पहली बार था जब किसी ने उसकी तारीफ की थी। अमृता मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्या मैं आगे से तुम्हें अन्ना बुला सकती हूँ? अन्ना एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो। इन दोनों की बातचीत पर नकुल की नजर पड़ चुकी थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है। मिसेस सिंह, मैं अभी आता हूँ। यहीं रुकिए, नकुल ने कहा। कल्याणी ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, अरे चलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। नकुल ने कुछ कहे बिना जाते जाते एक वेटर से रेड वाइन का गिलास लिया और अन्ना की ओर बढ़ गया। रोहिणी चुपचाप अन्ना पर नजर रखे हुए थी, इसलिए उसे तुरंत पता चल गया कि नकुल उनके पास आ रहा है। उसकी आंखें एकदम चमक उठीं। नजरें सीधी नकुल पर टिकी थीं। अमृता अन्ना से बात करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अन्ना की तरफ से बहुत कम जवाब आ रहा था। फिर भी इंसानी फितरत बड़ी अजीब होती है। जितनी बेरुखी अन्ना दिखा रही थी, उतनी ही ज्यादा अमृता उसे जानने की कोशिश कर रही थी। अमृता, नकुल ने पुकारा। अमृता ने सिर उठाया।
नकुल को देखकर उसके चेहरे की हवाई उड़ गई और एक दमकती मुस्कान खिल उठी। नकुल। उसका चेहरा वाकई बेहद आकर्षक था और मुस्कान कई लोगों को दीवाना बना सकती थी। लेकिन नकुल उस जाल में फंसने वाला नहीं था। उसे पता था अमृता किस तरह की लड़की है। सिर्फ अपने लुक्स से उसने न जाने कितनों को बेवकूफ बनाया था। मुझे याद है, तुम्हारे डैड मिस्टर त्रिवेदी ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। फिर से चुपके से निकल आई। अमृता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसमें एक ठंडापन साफ झलक रहा था। जब अमृता को समझ आया कि नकुल पर उसकी अदाओं का कोई असर नहीं हो रहा, उसने मुंह बनाया और बात बदल दी। नकुल की नजर फिर अन्ना की ओर गई। उसका चेहरा देखकर वह एक पल को ठिठक गया। अन्ना ने शांत चेहरा बनाए रखा और हल्का सा सिर हिलाया। वह लड़का जितना सुंदर था, उतना ही आत्मविश्वास से भरा भी लग रहा था। उम्र कोई 20-25 के बीच होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग गहराई थी। अन्ना ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या तुम अन्ना हो? नकुल ने पूछा। अन्ना ने सिर हिलाया। तुम मुझे जानते हो? नकुल के दिल में एक जोश की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने चेहरे पर ठहराव बनाए रखा। हम पहले भी मिल चुके हैं। उसका मन कर रहा था कि भागकर कल्याणी को जाकर कहे, देखिए, यही है आपकी होने वाली बहू। मैं इसे ढूंढ लाया हूं। हम पहले मिल चुके हैं। अन्ना को यकीन नहीं हुआ। उसे तो याद भी नहीं कि वो इस इंसान से कभी मिली थी। आर्यन मेरा अच्छा दोस्त है। मैं भी आधा महीना पहले माउंट रायगढ़ गया था, नकुल ने आराम से जवाब दिया। समझ गई, अन्ना ने ठंडे स्वर में कहा। उसे आर्यन कभी खास पसंद नहीं आया था, इसलिए उसके करीबी लोगों को भी वो खास भाव नहीं देती थी। अमृता दोनों की बातें सुन रही थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात तो साफ थी, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। नकुल को अंदाजा नहीं था कि जो लड़की उसने वीडियो में देखी थी, वो अब इतनी बदल चुकी होगी। अन्ना की आज की शक्ल देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि वह लड़की है। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़की का पालन पोषण कैसा रहा होगा। हेलो मिस यार्डली, मेरा नाम नकुल राठौड़ है, नकुल ने वाइन का गिलास उठाते हुए बड़े स्टाइल में कहा। तो ये है वो लड़की जिसे आर्यन चाहता है। कमाल है। एकदम शांत, सुंदर और आत्मविश्वासी। यकीन नहीं होता कि आर्यन को सच में इस लड़की में दिलचस्पी है। अन्ना ने बस हल्के से सिर हिलाया। असल में वह नकुल को पहले ही पहचान चुकी थी। लुकास ने जो जानकारी उसे आर्यन के बारे में भेजी थी, उसमें नकुल नाम साफ तौर पर दर्ज था। चैप्टर 64। रायगढ़ शहर के सबसे कम उम्र के नकुल राठौड़ एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से थे। आर्यन की तरह वो भी पावर के पिरामिड की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े थे। ऐसे फॉर्मल फंक्शन में उनकी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं थी और वो आम तौर पर ऐसी जगहों पर आते भी नहीं थे। अन्ना को शक था कि वो अमृता की वजह से आए थे। अन्ना। रोहिणी अपनी स्कर्ट को थोड़ा उठाते हुए अन्ना की ओर बढ़ी। नकुल को देखते ही उसने एक प्यारी सी सधी मुस्कान दी और बहुत स्टाइलिश ढंग से हल्का सा सिर झुकाया। नकुल ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया, लेकिन यह साफ था कि वह केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी पापा वहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रोहिणी की आवाज धीमी नहीं थी। कई लोगों ने उसकी बात साफ साफ सुन ली थी। दीदी? क्या वह उस लड़के को, जो पोलारिस अकादमी की यूनिफॉर्म में था? reader_content_pager अपनी बहन कह रही है। अन्ना के माथे पर बल पड़ गए। अब यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? रोहिणी ने नकुल की तरफ थोड़ा झिझक के साथ देखा और फिर अन्ना को उन हाई सोसाइटी लड़कियों से मिलवाया जो उनके आसपास खड़ी थी। मैं तुम्हें अपनी बहन अन्ना यार्डली से मिलवाती हूँ, उसने नाम को जोर देकर कहा।
लड़कियां पहले थोड़ा कंफ्यूज दिखीं। ये तुम्हारी बहन है? हूँ। ये तो लड़की है। मुझे लगा था ये कोई हैंडसम लड़का है। धीरे धीरे उनके चेहरों पर एक धोखे की सी भावना आ गई और उनके मन में अन्ना के लिए नफरत उभरने लगी। अन्ना? क्या लोग आजकल भी ऐसा नाम रखते हैं? थोड़ा आउटडेटेड नहीं लग रहा? इस नाम वाली लड़की कितनी अजीब है। तुम्हारा नाम बहुत लड़कों जैसा लगता है। क्या इसी वजह से तुम लड़कों जैसे कपड़े पहनती हो? उनका मजाक अब बेकाबू हो चला था। पहले तो वो अन्ना को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन जैसे ही रोहिणी ने बताया कि वो उसकी बहन है, सबको याद आ गया। यार्डली परिवार की सबसे बड़ी बेटी अन्ना, जिसे अनुज के नाम से भी जाना जाता था, रायगढ़ की हाई सोसाइटी में एक जाना पहचाना नाम थी। हालांकि उसकी पहचान एक फालतू बेकाम की लड़की की तरह थी और लोग उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लड़कियों का पहला मकसद किसी अमीर और अच्छे दिखने वाले कुंवारे को फंसाना था। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़ी लड़की वही निकम्मी अन्ना है। उन्हें लगा जैसे अन्ना ने उन्हें धोखा दिया हो। उसी वक्त अन्ना को लगने लगा कि ऑल लुक्स नो ब्रेन्स वाली लाइन इन लड़कियों के लिए एकदम सही बैठती है। जैसे कि रोहिणी, जिसने बिना स्ट्रैप की शाइनी ड्रेस पहन रखी थी और ये सारा तमाशा एंजॉय कर रही थी। अमृता की आंखों में जैसे बर्फ उतर आई। उसने तेजी से कांटा प्लेट में पटका। नकुल ने तुरंत जाकर उसकी मदद की, फिर अन्ना से कहा, मिस यार्डली, मैं अमृता को लेकर जा रहा हूँ। ये किसी और के परिवार का मामला था और नकुल को वहां रुकना ठीक नहीं लगा। और अगर वहां मौजूद किसी ने उसकी पहचान कर ली होती तो और झंझट खड़ा हो सकता था। वैसे भी अमृता इस वक्त किसी टाइम बम से कम नहीं थी। अन्ना ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। नकुल अमृता का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद रोहिणी के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। वो आदमी जो अभी अभी गया था, राघव से कहीं ज्यादा हैंडसम था। वो जलन जल्दी ही अन्ना के लिए नफरत में बदल गई। वो उसके पास आई और धीरे से बोली, बहुत तेज हो ना तुम। अभी अभी मिस्टर आर्यन को पटाया है और अब किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही हो। रोहिणी की आवाज अब भी धीमी थी। आसपास के लोग यही समझ रहे थे कि बहनें आपस में कोई प्राइवेट बात कर रही हैं। तभी अचानक उसकी आवाज तेज हो गई, अन्ना, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। ऐसे में किसी और लड़के के साथ यूं खुलेआम घूमना सही बात है क्या? उसकी आवाज ने कई लोगों का ध्यान खींचा। सबकी नजर अब अन्ना और रोहिणी की तरफ थी। यहाँ तक कि जो लोग जानते थे कि अन्ना असल में एक लड़की है, उन्हें भी यह अजीब लग रहा था कि इतनी क्यूट सी लड़की को कोई मिस कह रहा है। थोड़ी दूरी पर खड़ी दो बहनें यह सब ध्यान से देख रही थी। इंशानी, देखा तुमने? मेरे सालों के उपन्यास लेखन के अनुभव से कहूँ तो यह एक क्लासिक घर की लड़ाई है, इंदिरा बोली। अब आगे देखो, छोटी बहन बड़ी बहन के खिलाफ साजिश करेगी, उसकी बेइज्जती करवाएगी, फिर उसके मंगेतर को भी छीन लेगी। अगर बड़ी बहन स्ट्रांग निकली तो वो उसे हैंडल कर लेगी, लेकिन अगर बहक गई तो फिर किसी दूसरे आयाम से आत्मा बुलाकर रिबॉर्न होना पड़ेगा। ईशानी के होंठ हिले, इंदिरा, तुम्हें हो क्या गया है? अपने उपन्यासों की क्लिच लाइनें बोलना बंद करो। ये तुम्हारी किताब नहीं है, ये रियल लाइफ है। क्या फर्क पड़ता है? इंदिरा ने होंठ सिकोड़ते हुए वाइन का ग्लास उठाया। कभी कभी कल्पना भी सच्चाई का आईना होती है। वेट एंड वॉच, मेरी बात याद रखना। दोनों की नजरें अब भी अन्ना और रोहिणी पर टिकी थीं, जैसे उन्हें कोई ड्रामा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो। अन्ना के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी और खुद को रोहिणी के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर लिया। अन्ना,
रोहिणी से काफी लंबी थी। यह फिजिकल डिफरेंस ही रोहिणी के अंदर के नकली कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काफी था। क्या किसी और के मंगेतर के साथ इतने करीब जाना उससे बेहतर नहीं है कि मैं अपने मंगेतर के साथ थोड़ा क्लोज रहूं? तुम क्या कहती हो? चैप्टर 65। अन्ना की आवाज एकदम सपाट थी, लेकिन हर अगला शब्द पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं थे, और यही बात लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। जो लोग उस भीड़ का हिस्सा थे, वो जल्दी समझ गए कि अन्ना क्या इशारा कर रही थी। वो साफ कह रही थी कि रोहिणी अपने जीजा के बहुत ज्यादा करीब आ रही है। इसके सामने रोहिणी की हरकतें और भी अजीब लग रही थी। इंदिरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट थी, और उसका पूरा लुक, उसकी पर्सनालिटी, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तुम किस बारे में बात कर रही हो? रोहिणी की आवाज एकदम तीखी हो गई, और उसमें दर्द की झलक साफ थी। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। चाहे तुम जितनी भी गुस्से में हो, तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकती, और वो भी सबके सामने मेरी इज्जत उछाल कर। देखो, तुम बहुत जल्दी सब समझ लेती हो। थोड़ी दूर खड़े राघव, अरविंद और रामपाल ने भी अब इस तमाशे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे ही राघव ने रोहिणी का आंसुओं से भरा चेहरा देखा, वो फौरन उसकी तरफ बढ़ गया। चाहे रोहिणी ने जितनी भी कोशिश की हो खुद को कंट्रोल करने की, आखिर वो सिर्फ 15 साल की लड़की थी। अन्ना की बातों ने उसे उकसा दिया था, और वो बहस करने लगी, बिना सोचे कि कौन देख रहा है या क्या असर होगा। अन्ना, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो राघव को तुमसे दूर कर रही है। तुम तो लड़की जैसी भी नहीं लगती। कौन किसी ऐसे इंसान को घर लाना चाहेगा जो पूरी तरह लड़कों की तरह बिहेव करता हो? अन्ना की एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदली। तो किसी और की मंगेतर को लाइन मारने की यही वजह है। ये हाई क्लास पार्टी वैसे तो काफी बोरिंग होती हैं, बस नेटवर्किंग के लिए सही रहती हैं। लेकिन अब जब सामने एक ऐसा ड्रामा हो रहा था, तो हर कोई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब अरविंद और रामपाल भी नजदीक आ गए। क्या वो रोहिणी है? इतनी छोटी सी और अपने जीजा को ही फंसा रही है। बड़ी होकर क्या करेगी? सही पकड़ा। देखो उसने क्या पहना है, इतना रिवीलिंग। मुझे तो लगता है ये लड़कों को फ्लर्ट करने आई है। लड़कियां अक्सर अपने जैसी किसी और लड़की से कंपटीशन फील करती हैं, खासकर जब कोई रोहिणी जैसी अट्रैक्टिव हो। उसने एक गॉर्जियस गाउन पहना था, जो उसकी यंग बॉडी पर बहुत फब रहा था, और वो उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर लग रही थी। भले ही अन्ना का बिहेवियर सही नहीं था, लेकिन उसका चेहरा और पर्सनैलिटी दोनों ही इतने अट्रैक्टिव थे कि लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। औरतों के लिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी परेशानी एक हॉट लड़का सॉल्व कर सकता है, और अगर एक से बात न बने तो दो ही सही। चारों तरफ बड़बड़ाहट और फुसफुसाहट के बीच रोहिणी का प्रेजेंटेबल चेहरा अब टेंशन से भर गया। उसे अपने बचपन में कभी ऐसा अपमान नहीं झेलना पड़ा था। तुम झूठ बोल रही हो। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। गुस्से से भरकर रोहिणी ने अपना हाथ उठाया और अन्ना के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन अन्ना ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली और कसकर दबा दी। छोड़ो मुझे। आह! मेरी हड्डी टूटने वाली है, रोहिणी चिल्लाई। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, ठीक से रहो, अन्ना ने शांत लहजे में कहा। वरना मुझसे दया की उम्मीद मत करना। अन्ना ने उसकी बाह पर इतना दबाव डाला कि रोहिणी दर्द में चीख पड़ी, और फिर उसे पास के पूल में धक्का दे दिया, जहां वह पानी में छटपटाने लगी। तू कमीनी है। राघव गुस्से से भरा हुआ अन्ना की तरफ लपका। अन्ना ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। बिना कुछ बोले राघव ने अन्ना को भी सीधे पूल में धकेल दिया। एक और तेज छपाक की आवाज गूंजी जब अन्ना पानी में गिरी। इस तमाशे ने आर्यन का ध्यान खींचा, जो दूर से आ रहा था।
मिस्टर सिंह, किसी ने पुकारा। आर्यन के चेहरे पर ऐसी सख्ती थी जैसे बर्फीली हवा चल रही हो। वो किसी को भी थर्रा देने के लिए काफी था। उसने तुरंत अपना कोट उतारा, करण की तरफ फेंका और शर्ट के बटन खोलते हुए पूल की तरफ तेजी से बढ़ा। एक और छपाक की आवाज हुई, लेकिन अब किसी को नहीं पता था कि इस बार पानी में कौन गिरा था। प्लीज हेल्प, रोहिणी लगातार चिल्ला रही थी, पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी। अब अरविंद और रामपाल के चेहरे पर भी टेंशन आ गई। वसुंधरा घबरा कर भागी। रोहिणी, क्या हो गया तुम्हें? तुरंत राघव भी पूल में कूद गया और रोहिणी को बाहर निकाला। रोहिणी, कैसी लग रही हो? सब ठीक है, डरो मत, मैं यहीं हूँ, राघव ने उसे गले लगाते हुए समझाया। रोहिणी की ड्रेस पहले से ही छोटी थी और वो स्ट्रैपलेस भी थी। पानी में गिरने से उसका लगभग पूरा बदन एक्सपोज हो गया था। चारों तरफ लड़कियां फुसफुसा रही थी। राघव ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर रोहिणी पर डाल दी। रोहिणी, अब सब ठीक है। ऊपर माहौल पूरी तरह हड़कंप में था। हर किसी की नजर रोहिणी पर थी। सब यही समझ रहे थे कि अन्ना ने उसे पूल में धकेला, लेकिन किसी ने अन्ना पर ध्यान नहीं दिया, जिसे खुद राघव ने धक्का दिया था। अन्ना को तैरना आता था और वो डाइव भी कर सकती थी, इसलिए उसने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। शुरुआत में वो पानी में ही रही, फिर जैसे ही वो ऊपर आने लगी, उसका पूरा शरीर पानी के नीचे घूम गया। चैप्टर 66। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने तुरंत रिफ्लेक्स में वो हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया। पर उसके हैरानी की हद तब हुई जब वही हाथ फिर से जोर से उसके कंधे पर दबा। इस बार इरादा साफ था, उसे रोकने का। उसने अपनी बांह को झटका देकर पीछे घुमाया, लेकिन वो शख्स फुर्ती से बच निकला। जैसे ही वो पलटी, उसकी कमर अचानक आगे झुक गई और वो सीधे उस आदमी की बाहों में गिर पड़ी। उसने एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा उसकी कमर पर कस लिया। अब वो पूरी तरह उसी की पकड़ में थी। वो आर्यन था। अन्ना को लगा था, जब से वो इस दुनिया में आई है, तब से आर्यन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां देखो वही मिल जाता है। उनकी नजरें मिली और जैसे पानी के नीचे कोई चिंगारी सुलग गई हो। आर्यन के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो झुकते हुए अन्ना की ओर बढ़ा। अगले ही पल आर्यन का वजन अन्ना पर पड़ा और दोनों धड़ाम से पानी में गिर पड़े। जैसे ही वो पानी की गहराई में पहुंचे, आर्यन ने एक हाथ से अन्ना का सिर ढका और अपना चेहरा उसके करीब ले आया। और फिर उनके होंठ मिल गए। एक को पहली बार किसी चीज की मिठास का एहसास हुआ, जो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। दूसरे के अंदर गुस्से की आग थी, सामने वाले को मिटा देने की चाह। अन्ना ने आर्यन को गुस्से से देखा और दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का दिया। एक जोरदार लात भी मारी, जिससे आर्यन दूर गिर गया। वो तुरंत ऊपर की ओर तैरने लगी, लेकिन जैसे ही वो सतह के पास पहुंची, उसके पैर को किसी ने पीछे से खींच लिया। एक मजबूत हाथ ने उसे जकड़ा और एक झटके में पानी से बाहर खींच लिया। पानी की एक तेज फुहार हवा में उठी। सभी की नजरें उस ओर घूम गईं। आर्यन ने अन्ना को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ा हुआ था और तेज कदमों से वहां से दूर जा रहा था। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे। आर्यन की सफेद शर्ट उसके सिक्स पैक एब्स से चिपकी हुई थी, कॉलर खुला था और वो हर लड़की की निगाहें अपनी ओर खींच रहा था। इंदिरा ने अनजाने में निगल लिया, जैसा कि नॉवेल्स में होता है, यही है मेन मेल लीड, राइट? अचानक आर्यन ने अन्ना की बाह थाम ली। मैंने तुम्हें बचाया और तुम उसका बदला एहसान फरामोशी से चुकाने वाली हो? तुम बहुत ही क्रूर हो, आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? अपना काम करो। अन्ना ने उसकी पकड़ छुड़ाई और खुद जमीन पर उतर आई। जैसे ही वो उतरी, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा,
इतनी भारी क्यों हो तुम? पानी के नीचे जब उसने अन्ना को पकड़ा था तो उसे अन्ना का वजन कुछ ज्यादा ही लगा। अन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एक शांत ठंडी नजर से देखा। दोनों पैरों में 10 से 10 किलो के सैंडबैग्स बांध रखे हैं, जाहिर है भारी लगूंगी। मिस्टर सिंह, इसी पल करण आ गया और उसने आर्यन को उसका ओवरकोट दिया। आर्यन ने कोट लिया और बिना कुछ कहे अन्ना के कंधों पर डाल दिया। अन्ना ने मना नहीं किया। उसे जरूरत की चीजें लेना आता था, चाहे देने वाला दुश्मन ही क्यों न हो। उसने बस एक सवाल भरी नजर से आर्यन को देखा, ये आदमी चाहता क्या है? उधर वसुंधरा और राघव मिलकर रोहिणी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। राघव तो हद से ज्यादा परेशान दिख रहा था। इस पूरे राघव ने सबको ये यकीन दिला दिया कि रोहिणी और उसकी बहन के मंगेतर के बीच कुछ तो चल रहा है। रोहिणी का बिहेवियर खुद एक अनकही एक्सेप्टेंस था। चाहे अन्ना जैसी भी हो, अपनी बहन के होने वाले पति को पटाने की कोशिश करना सही नहीं था। सभी औरतों ने तो कद्रमा जैसे शो और ड्रामेटिक नॉवेल्स देख रखे थे, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि रोहिणी किस टाइप की लड़की है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम उम्र में उसके पास ऐसे स्किल्स होंगे। वसुंधरा और राघव के चेहरे सख्त हो चुके थे। वसुंधरा और राघव ने रोहिणी को उठने में मदद की। उसके चेहरे पर आंसू थे, जिससे उसका मेकअप बह गया था। लोगों की नजरें खुद पर महसूस करते हुए रोहिणी ने राघव को हल्के से धक्का दिया और सिसकियों में बोली, थैंक यू राघव, मुझे बचाने के लिए। फिर अचानक जैसे किसी इंसाफ की उम्मीद में वो अरविंद की बाहों में गिर पड़ी। पापा। अरविंद ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बताओ क्या हुआ? रोहिणी ने आंसू पोंछते हुए दूसरी ओर अन्ना की तरफ इशारा किया। मैंने बस अन्ना को एक आदमी के साथ देखा तो सोचा उसे याद दिला दूं कि उसकी सगाई हो चुकी है। इस तरह की हरकतों से फैमिली का नाम खराब होता है। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी नाराज हो जाएगी। उसने तो। वो बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगी। अरविंद का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, अन्ना, अभी यहाँ आओ। अरविंद, जो एक आर्मी ऑफिसर था, उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि सबका दिल दहल गया। भीड़ जैसे थम गई। हिलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी पल आरव भी भीड़ से दौड़ता हुआ आया। वो एक पल को ठिठका। फिर उसके चेहरे पर चिंता की एक तेज लहर दौड़ गई, जैसे उसका दिल किसी बुरे साए को पहले ही पहचान चुका हो। चैप्टर 67। आर्यन का शरीर सबसे दूर कोने में पड़ा था, लेकिन वो सीधा अन्ना के सामने था। सबको पता था कि किसी ने उसे बचाया है, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसकी एक झलक पीछे से। वो हल्की सी झलक भी इतनी ताकतवर थी कि हर किसी की कल्पनाओं में हलचल मच गई। अन्ना आगे बढ़ने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे रोक लिया। क्या तुम किसी से लड़ने जा रही है? उसके लहजे में मजाक का हल्का सा रंग था। तुमसे कोई मतलब नहीं, अन्ना ने तीखी आवाज में कहा और अरविंद की ओर बढ़ गई। आर्यन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये वही लड़की थी जिसे उसने अपनी बीवी बनाने का फैसला किया था। उसके बारे में हर बात से उसका सीधा लेना देना था। मिस्टर सिंह, करण ने धीरे से गला साफ किया और आर्यन को एक तौलिया पकड़ाया। आर्यन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे पीछे मुड़ा और हॉल में मचे शोर को देखने लगा। अरविंद की आवाज गुस्से से भरी हुई थी, क्या तूने अपनी बहन को पानी में धक्का दिया? अन्ना पूरी हिम्मत से खड़ी थी। उसने पहले रोती हुई रोहिणी को देखा, फिर राघव की तरफ देखा, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। फिर वसुंधरा और सिंघानिया फैमिली की तरफ, जिनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। आखिर में उसने अरविंद की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ। वही नजरिया फिर से, मानो वो सिर्फ बगावत के लिए ही पैदा हुई हो। अरविंद का गुस्सा अब बेकाबू था।
उसने बिना कुछ कहे अन्ना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। हॉल में मौजूद कई लोगों के चेहरे पल भर में बदल गए। आर्यन का चेहरा तनाव से सख्त हो गया और उसकी आंखों में बर्फ जैसा सन्नाटा छा गया। अन्ना, आरव ने पुकारा। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन अन्ना की नजर के नीचे वो रुक गया। अन्ना बिना हिले खड़ी थी। उसका बायां गाल सूजा हुआ और लाल था। भीगे कपड़े और बिखरे बालों के बावजूद वो गर्व और आत्मसम्मान के साथ सीधी खड़ी थी। उसने अपने अंगूठे से होंठ के कोने से खून साफ किया और हल्की सी मुस्कुराहट दी। फिर अरविंद को देखा, एक ऐसी नजर से जो उसके दिल को चीर गई। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? अरविंद ने ऊंची आवाज में कहा, गुस्से की आड़ में अपने अंदर के अपराधबोध को छुपाते हुए। अन्ना ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें मुझे मारने की इजाजत दी, इसलिए नहीं कि मैं गलत थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा उधार चुका सकूं। अगर इस शरीर की असली मालिक अन्ना न होती, तो मैं आज जिंदा न होती। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अरविंद अन्ना का बायोलॉजिकल पिता है या नहीं, मगर अब वो अन्ना का जीवन जी रही थी। इसलिए उसने वो थप्पड़ चुपचाप सह लिया, सिर्फ इसीलिए कि अरविंद का उधार चुका सके। अब अरविंद और उसके बीच पिता बेटी जैसा कोई रिश्ता नहीं बचा था। अगर उसने फिर कभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो वो पीछे नहीं हटेगी। अरविंद ने हंसते हुए कहा, क्या तुझे लगता है तूने मेरा कर्ज चुका दिया? मत भूल, तुम मेरी वजह से पैदा हुई, मेरी देखभाल में बड़ी हुई। जब तक तुम अपनी जान देकर ये कर्ज नहीं चुकाती, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, अन्ना ने ठंडे अंदाज में कहा। दूर खड़े आर्यन की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसके दिल में कुछ चुभा। अब उसे समझ आया कि अन्ना का रूखापन और दूरी किस वजह से थी। वो मुड़ा और दूसरी दिशा में चल दिया। मिस्टर सिंह, आप कहाँ जा रहे हैं? एक आवाज आई। आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं अपनी शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ। तुम? अरविंद गुस्से में उबल पड़ा, लेकिन पब्लिक के सामने कुछ नहीं कर सका। उसे पहले ही अन्ना को थप्पड़ मारने का पछतावा हो रहा था। अब अगर और कुछ करता, तो यार्डली फैमिली की इस मिट्टी में मिल जाती। अरविंद ने अन्ना की तरफ देखा, तो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, है न? तो फिर आज रात घर जाकर घुटनों के बल बैठकर सजा भुगतना। जब अपनी गलती समझ में आ जाए, तब उठ जाना। अन्ना ने उसकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। चाहे पिछला जन्म हो या ये, उसे मजबूर करने का हक किसी को नहीं था। वो बस हंसी, एक ठंडी, सख्त हंसी। मिस्टर अरविंद, राघव आगे आया, अन्ना की तरफ देखते हुए। क्या हुआ? अरविंद ने गहरी आवाज में पूछा। राघव ने रोहिणी की तरफ देखा। इतनी भीड़ में अगर वो सगाई तोड़ने की बात करता, तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। ये परफेक्ट टाइम था। मिस्टर अरविंद, मैं अन्ना से अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ, राघव ने साफ और ऊंची आवाज में कहा। क्या? अरविंद हैरान रह गया। मैं एक सिंपल, समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अन्ना जैसी नहीं, जिसे न अपने बड़ों की कद्र है, न अपने गुस्से पर कंट्रोल, जिसने अपनी ही बहन को खतरे में डाला। हर आरोप सीधा अन्ना पर फेंका गया। लेकिन अन्ना को न दुख हुआ, न गुस्सा, न कोई अफसोस। उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि कोई उनसे नजर नहीं मिला सका। लगता है तुम्हें रोहिणी बहुत पसंद है, उसने कहा, मानो ये सब उसके लिए कोई खास बात ही नहीं थी। उस वक्त अन्ना बस एक बात जानना चाहती थी, अब आगे क्या होगा। उसका इरादा अपने दादा से मिलकर खुद सारी बातें साफ करने का था, लेकिन किस्मत ने राघव से उसका काम पहले ही करवा दिया।